अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में, जहां गुज़श्ता दिनों दोहरे कत्ल का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जी हां, बाप और उसके 9 उम्र बेटे को घर के अंदर कत्ल कर दिया गया। दोहरे कत्ल की इस वारदात के पीछे छुपे मुहरकात क्या थे, कौन था कातिल और क्यों खेली उसने खून की ये होली। पुलिस ने किन पहलुओं पर तफ्तीश करके दोहरे कत्ल की वारदात में मुलविस इस मुलज़म को गिरफ़्तार किया और दौरान तफ्तीश मुलज़म ने क्या इंकशाफ किया, ये सब कुछ दिखाएंगे हम आपको आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा। मैं आ गया हूँ थाना सदर जड़ावाला में, जहाँ पर बाप बेटे को कत्ल करने वाले मुलज़म से पुलिस की मुख्तलिफ़ टीमें कर रही हैं तफ्तीश। दौरान तफ्तीश मुलज़म अपने इस घिनौने जुर्म के बारे में क्या कहता है, उसने क्या इंकशाफ किया है कि क्यों उसने बाप बेटे को कत्ल किया है। यहाँ हम तफ्तीशी ऑफिसर से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ मुलज़म से भी पूछेंगे हम उनसे कि कैसे उन्होंने इस मुलज़म को गिरफ़्तार किया, मुलज़म कौन है, उसका मुक़्तलीन से क्या रिश्ता है। आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी सदर जड़ावाला सर्कल खालिद जावेद। तो हम उनसे पूछेंगे कि दोहरे कत्ल के इस मुलज़म को उन्होंने कैसे गिरफ़्तार किया, मुलज़म का मुक़्तलीन से क्या रिश्ता है और दौरान तफ्तीश इसने क्या इंकशाफात किए हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया सर। अच्छा खालिद साहब, वैसे डीएसपी सदर सर्कल जड़ावाला, आप दोहरे कत्ल की इस वारदात की तफ्तीश की सुपरविज़न कर रहे हैं। बताइएगा कि किस तरह ये वाक़या पेश आया, कौन है मुलज़म, क्यों उसने ये खून की होली खेली। थाना सदर जड़ावाला के चक नंबर 68 गाफ बे का ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जिसमें एक भाई अपने दूसरे भाई और भतीजे को कत्ल कर देता है। अच्छा, ये जो मुलज़म है ये मकतूल का भाई है? जो मुलज़म है ये मकतूल का हकीकी भाई है और जो मकतूल है वो छोटा भाई है और जो कातिल है वो बड़ा भाई है। अच्छा, तो कैसे, क्या वजह थी इस कत्ल की वारदात की? इसके पीछे जो मुहरकात हैं वो दो हैं। एक तो जायदाद की तकसीम के उनकी मूवेबल या इमूवेबल जो भी प्रॉपर्टी है उसमें हिस्से का तनाज़ा था। इंसिडेंट से 1-2 दिन पहले इन्होंने कुछ मवेशी बेचे, छोटे भाई ने और बड़े भाई ने, मकतूल काशिफ ने। जी, मकतूल काशिफ ने। अच्छा। और बड़े भाई ने उसमें से अपना हिस्सा मांगा, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली में रह रहे थे और तमाम इंतज़ामात जो फैमिली के थे वो उनकी वालदा के पास थे। तो इस वजह से इनके दरमियान में उस पैसों के मांगने पे तनाज़ा हुआ। दूसरा इसमें फैक्टर जो है वो जेलसी का था। बड़ा भाई जो है वो अनमैरिड था, छोटा भाई जो है वो मैरिड था, उसके बच्चे भी थे। तो कहीं ना कहीं पे मुलज़म के जहन में ये बात भी थी कि मैं गैर शादीशुदा हूँ, मेरी औलाद नहीं है। जब ये प्रॉपर्टी जो है इसकी हम तकसीम करेंगे तो शायद उसमें मेरे साथ जो है वो मुझे उस तरह से हिस्सा ना मिले या मुझे मुकम्मल तौर पे महरूम कर दिया जाए या मैं हो जाऊं। तो ये फैक्टर भी था। तो जेलसी और इनकी जायदाद की जो तनाज़ा था ये वजूहात बनी हैं। अच्छा, जायदाद का तनाज़ा तो उसका अपने भाई के साथ था, उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, मुलज़म आसिफ ने काशिफ को कत्ल कर दिया। मगर खालिद साहब, उसने अपने भतीजे को क्यों मारा? वो नन्हा सा 3-4 साल का जो बच्चा था उसको क्यों ज़िबा किया? उसके पीछे भी यही दो मुहरकात हैं। एक तो जेलसी कि उसकी औलाद नहीं है, भाई की है, और दूसरी बात ये है कि जब जायदाद की तकसीम होने लगेगी
तो ज़ाहिरी बात है उसकी औलाद नहीं है, वो उसके भतीजे को जाएगी वालिद के बाद। तो उसने ये सोचा होगा, शायद ये इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा कि भाई को मारने के बाद फिर भतीजे को मारने का अगर ये मुहर्रिक नहीं था तो फिर और क्या था, जो कि बज़ाहिर और कोई सामने नहीं आ रहा। अच्छा, वारदात के बाद मुलज़म फ़रार हो गया। दोहरे कत्ल की इस वारदात का आईजी समेत दीगर अफसरान ने भी नोटिस लिया, तो कैसे इस मुलज़म को गिरफ़्तार किया? जी, इस मुलज़म को गिरफ़्तार करने में काफ़ी तगदो लगी, लेकिन हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया। किस तरह, किन पहलुओं पर आपने तफ्तीश की? हमने इनके जितने दोस्त थे, जितने रिश्तेदार थे, हमने उनसे सीक्रेट वे में हमने उनसे इंफॉर्मेशन ली उनसे, और फिर जब हमें पता चला कि ये फ़लाँ जगह पे मौजूद है तो हमने वहाँ से इसको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, आपने मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया, आपने उससे तफ्तीश भी की, तो क्या तफ्तीश मुकम्मल हो गई है कि अभी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है? ये तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल है। कुछ चीज़ें जो हमारी फाइंडिंग्स बनी हैं उनको हम क्रॉस चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, ताकि कहीं पे हमसे कोई किसी तरह की गलती ना हो जाए, उस इम्कान को रद्द करने के लिए हम इसको मज़ीद क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। बात सुनी आपने डीएसपी सदर सर्कल जरांवाला खालिद जावेद की, उनका कहना है कि मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया है, तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है जिसको जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। तहम मुलज़म के मुख्तलिफ़ बयानात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। मुलज़म ने पहले अपने भाई को कत्ल किया, उसके बाद नन्हे भतीजे को ज़िबा किया। यहाँ से हम चलते हैं मुलज़िम की जानिब और उससे पूछते हैं क्यों उसने अपने भाई को कत्ल किया, क्यों उसने अपने भतीजे को मौत के घाट उतारा, क्या वजह थी, कैसे वो इस कदर सफाक बन गया। मुलज़म से ही पूछते हैं उसके जुर्म की ये दास्तान। आइए हमारे साथ। महज चंद गज़ की ज़मीन और चंद रुपयों की खातिर अपने ही हाथों अपने भाई और भतीजे को कत्ल करने वाला ये मुलज़म, जिसका नाम आसिफ है, इसने पहले अपने भाई को कत्ल किया और उसके बाद अपने भतीजे को, अब खुद कानून की गिरफ्त में है। हाथ इसके हथकड़ियों में जकड़े जा चुके हैं। दोहरे कत्ल के बाद ये फ़रार हो गया था। इसने सोचा था कि कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा, मगर खूने नाहक था, बोलता है, जब बोलता है तो फिर असर भी होता है, और असर ये हुआ कि ये कानून की गिरफ्त में आ गया। इसी से पूछते हैं कि क्यों इसने ये क़यामत ढाई, क्यों इसने अपने भाई और भतीजे को कत्ल किया। आसफ, ऐसी क्या बात हो गई? जायदाद का तनाज़ा, घरेलू झगड़ा तकरीबन हर घर में है, मगर कोई इस तरह अपने हाथों अपने प्यारों को तो नहीं मारता। सर जी, मैंने कोई ऐसा मेरा प्लान नहीं था, कोई मंसूबा नहीं था, ये हादसा हुआ है अचानक। वो हादसा अचानक हो गया यार। अपने भाई को, जो तुम्हारे साथ पैदा हुआ, तुम्हारे हाथों में खेला, तुम बड़े भाई हो, बाप की जगह पे हो जी, कैसे, क्यों भाई? सर जी, जब मैं 2017 में बाहर से अब्रोड से आया, ठीक है, 13 साल मैंने उधर काम किया। जब मैं इधर से बाहर गया, हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, हम लोग बहुत गरीब थे। किसी लोगों से पैसे क्रेडिट के ऊपर लेके मैं बाहर गया था। पैसा कमाया, मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा। 2017 के बाद मैं उधर से रिज़ाइन करके आया था, जॉब छोड़ के आया था। जॉब मेरी अच्छी थी, 5 स्टार होटल में, मैं फ्रंट डेस्क सुपरवाइज़र था। उसके बाद मैं भाई को बोला मैं जॉब छोड़ के आया हूँ, तो अब इधर मेरा प्लान है इधर ही परमानेंट रहने का, और हम दोनों मिलके काम करेंगे। बोलता है ठीक है। हम स्टार्टिंग में मैंने अपने गांव के पास एक फार्म लिया रेंट के ऊपर, 10,000 मंथली के ऊपर। तो उधर हम लोगों ने जो मेरा मिशन था उसको तो मैंने साथ रखा हुआ था, भाई है सही है। तो वो तो घर में थोड़ा बहुत खेती मिट्टी का काम करता था। तालीम कितनी है तुम्हारी? मेरी BA तालीम है। BA तालीम में इतना हाई क्वालिफाइड होने के बावजूद इतना इंतहाई कदम क्यों? बाद में सर जी मैंने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया, उसके पीछे पीछे चलता था, ठीक है। बाद में हम लोगों ने 2 साल के बाद अपना फार्म का काम शुरू कर दिया। तकरीबन 1 करोड़ 1.5
1.25 करोड़ के ऊपर फार्म हमारा, जानवरों के? नहीं जानवरों के अलावा, अच्छा। तकरीबन 3 कनाल में, ठीक तो है। किस चीज़ का फार्म था? गाय का अच्छा या दूध का, अच्छा। भैंस थी, गाय थी। तो उस झगड़ा कब से शुरू हुआ? झगड़ा जब से उसकी शादी हो गई है उसी दिन से वो मेरे साथ सीधा नहीं चल रहा था, अच्छा। तंग करता था। तो तुमने सोचा इज्जत उसको करता मार था। दूं? नहीं, मारने का प्लान होता तो पहले दिन मार देता। ऐसे सडनली मारने का कोई, कभी भी मैं तो 6 साल से तकरीबन सफर कैसे कर मुस्कुरा रहा हूँ। रहे हो भाई मैं और मुस्कुरा भतीजे को नहीं कत्ल? रहा हूँ सर, मेरे फेस ही ऐसा है। अच्छा। हाँ जी, मैं मुस्कुरा, इतना बड़ा हाथ हादसा नहीं हुआ। कांपे थे जब भाई को ज़िबा किया, भतीजे को मारा? जब उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, हाँ। सही है, मैंने खुशी से दे दिया उसको। क्यों दे दिया कि जब मैंने इसके साथ पार्टीशन की, इसका मेरा झगड़ा हो जाना है, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था, हाँ। ठीक है ना। मैंने जो मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, जो विरासत की हमारी ज़मीन है, वो भी उसके पास थी। मैं तो स्क्रैप का काम शुरू कर रहा था। अच्छा, ईद वाले दिन ही क्यों भाई को मारा? ईद वाले दिन जब वो फार्म से आया तो मैं लेटा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद उसने मुझे घर आया ना, मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी। अच्छा। हाँ जी, मुझे गालियाँ दी। मैं बोला मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो तुम अभी ये तुम आज एक इंसान की एक लिमिट होती है ना, हद होती अच्छा, है ना। भाई को मारने के बाद भतीजे को क्यों मारा? भतीजे को मैंने नहीं मारा। किसने मारा? मुझे नहीं पता। वो तो तुम्हें नहीं पता? नहीं, वो इतना गुस्सा था, इतने तैश में थे तुम? नहीं सर, तो फिर? मैं कुछ गुस्से में नहीं था, कुछ तैश में नहीं था। मेरा भाई साथ में किचन था, वहाँ से नाइफ लेने के लिए आया, मुझे मारने के लिए। अच्छा जी। अच्छा। फिर हम लोग हाथों-पाई हो पड़े, हाँ। ठीक है। वहाँ वो जो मेरी भाभी है, वो 2 बच्चों अच्छा, को भाई लेकर को तो मार दिया, जी। भतीजे को भी मार दिया। अभी अब आप लोग पछतावा है? कोई किसी ज़मीर नाम की कोई चीज़ जो अंदर से तुम्हें कहती हो कि नहीं आसिफ तुमने ये गलत किया? जी बिल्कुल। जो किसी भी इंसान की जान लेने का हक नहीं है, सही ना। किसी को भी किसी की जान लेने का हक नहीं, जितना बड़ा भी मैटर हो। हाँ। मैं 5-6 साल से सब कुछ सब्र कर रहा था, अच्छा। ठीक है जी। तो मुझे सब्र ही करना चाहिए था। उसने जो भी मेरे साथ किया, तो अब मुझे तो दुनिया का माल तो दुनिया में रह गया भाई। जी भाई मर गया, भतीजा मर गया, जी तुम हवालात के पीछे, जी तुम्हें भी इसकी सज़ा मिलेगी। जी। तो वो माल किधर गया? वो मकान, वो ज़मीन, वो फार्म हाउस, वो पैसा, सर जी, जब यही नहीं, रह गया ना। अभी जो सडनली जो मैटर हुआ है ना, वो सबको ऐसा ही लग रहा है कि ये हो गया है। इसके पीछे एक प्रॉपर कहानी है। ये कोई 1 महीना या 10 दिन की स्टोरी के साथ ऐसे वाकयात नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। ये चेहरा देखें, कितना स्पॉट चेहरा है। पछतावा बकौल इसको है, मगर लगता नहीं। इस सारी कहानी के पीछे जो इसका मैंने निकाला है नतीजा, तो ये है कि दुनिया का माल है। हम तरजीह देते हैं इसको, चंद कागज़ों को, ज़मीन के टोटे को, अपने रिश्तों पर, खूनी रिश्तों पर तरजीह देते हैं। इस शख्स ने भाई को भी कत्ल किया, भतीजे को भी ज़िबा किया। अब कोई भी तुझी पेश करे, कोई भी वजह पेश करे, मगर जुर्म तो इसके हाथों से सरजद हुआ है। कोई भी कहानी सुनाए, कितना ही मजलूम बनने की कोशिश करे, मगर इन हाथों ने अपने भाई और भतीजे की जान ली है। अब ये हाथ कानून की गिरफ्त में है। मुल्ज़म की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ से हम चलते हैं मकतूल काशिफ की बेवा और उस नन्हे बच्चे की माँ की जानिब। उससे पूछते हैं हम कि क्या वो पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है और क्या वजह थी, क्यों घर में ये झगड़े शुरू हुए थे। आइए चलते हैं मकतूलीन के घर की जानिब। मैं आ गया हूँ मकतूल काशिफ के घर। मेरे साथ मकतूल काशिफ की बेवा और इस केस की मुद्दइया रज़िया बीबी मौजूद है। रज़िया बीबी ने इस झगड़े में अपने खावंद को ही नहीं, अपने मासूम बेटे अब्दुल्ला को भी खोया है। जालिम दरिंदे ने जहाँ अपने भाई को कत्ल किया, वहीं उसने हवस की आग में, पैसे के हवस की आग में जलते हुए उसने अपने मासूम भतीजे को भी ज़िबा कर दिया। कोशिश करता हूँ इस गमज़दा
खातून से इसका गम बांटने की, इससे पूछने की कोशिश करता हूँ कि क़यामत की ये घड़ी कैसे गुज़र रही है, क्योंकि इसने अपनी आँखों से अपने सुहाग को कत्ल होते देखा है, अपनी ममता का खून होते देखा है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको हौसला अता फ़रमाए। बताइएगा कैसे ये वाक़या पेश आ गया, कौन सी ऐसी बातें होगी कि इस हद तक बात चली गई, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, ताए ने भतीजे को कत्ल कर दिया। सर कोई ऐसी बात, घरेलू झगड़ा, ज़मीन के तनाज़ा हिसाब की वजह से बस इतना बड़ा कदम उसने उठा लिया कि मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर और मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दिया और मैं कुछ नहीं कर सकी। आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे, हिचकियाँ जारी हैं। उस जालिम को अब मैं चाहती हूँ कि सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसे छोड़ा ना जाए, ताकि जिस तरह मैं तड़प रही हूँ इसी तरह वो भी तड़पता रहे सारी ज़िंदगी जेलों में। हुआ क्या था? क्या कोई झगड़ा चल रहा था घर में? कोई 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 कोई, कोई रोकने वाला नहीं था उसको, इस झगड़े को ख़त्म करने वाला कोई नहीं था? सर कोई झगड़ा नहीं था, सिर्फ यही था कि मेरा हिस्सा दे दे, मुझे ज़मीन दे दे। बस ज़मीन के तनाज़े पर इतना बड़ा कदम उसने उठाया। आपकी सास ने या आपके जो दीगर रिश्तेदार हैं उन्होंने इसको इस झगड़े से नहीं रोका? कोई भी उस वक्त नहीं था, घर में मेहमान आए हुए थे। तो कैसे हुआ? का ये क्या पूरी इसने मनसूबाबंदी के साथ आया था? जी, अचानक आया और इसने ये सब कुछ कर दिया। क्या कहा इसने जब घर में, कैसे झगड़ा शुरू हुआ? इसने कहा कि तुमने मेरे पैसे मेरा हिस्सा देना है कि नहीं देना। उसने कहा कि दे दूंगा, अब मेरे पास कौन सा है। और इसने कहा ठहर जाओ, तुम्हें मैं मज़ा चखाता हूँ। और इसने यकदम छुरियों के वार करना शुरू कर दिए काशिफ अपने भाई पे? हाँ जी। अच्छा। और उस वक्त शोर मचाया जब तक लोग इकट्ठे हुए और मेरे भाई और मेरा बहनोई आया, उस वक्त तक ये भाग गया था और उनको मार चुका था। तो पहले भी घर में झगड़ता था इसी तरह गाली गलूच करता था, लेकिन उस दिन तो उसने पूरा मनसूबाबंदी के साथ आया और उसे मौका भी नहीं दिया, बात करने का भी मौका नहीं दिया और वार पे वार किए गया। पुलिस ने अब उस दरिंदे को पकड़ लिया है, उसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। क्या आप इस केस की मुद्दइया भी हैं, क्या आप पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन हैं? जी, मैं चाहती हूँ कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए अब, और मेरे बच्चे का और मेरे खावन का खून ज़ाया ना जाए। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को भी देखा और अपने खावन को भी तड़पते हुए देखा। माँ है, बीवी है, एक बीवी के सामने उसके शोहर को कत्ल कर दिया गया, एक माँ के सामने उसके मासूम बच्चे को ज़िबा कर दिया गया और माँ कुछ न कर सकी। अब एक ही मुतालबा है, कोई इमदाद नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए, सिर्फ एक मुतालबा है कि इंसाफ चाहिए, करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए उस दरिंदे को जिसने महज ज़मीन के टोटे की खातिर, कागज़ के चंद टुकड़ों की खातिर एक बीवी से उसका सुहाग छीना, बल्कि एक माँ से उसके बेटे को भी छीन लिया। सिर्फ इंसाफ चाहिए। अरबाब इख्तियार से एक ही मुतालबा है कि सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम आगे हैं एसपी जड़ांवाला डिवीज़न के दफ्तर में, जहां हम उनसे दोहरे कत्ल की इस वारदात के हवाले से ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि माशरे में बढ़ते हुए इसी नौइयत के जराइम के पीछे छुपे महरक़ात पर भी उनसे ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। आइए हमारे साथ। जड़ांवाला में बाप बेटे के दोहरे कत्ल की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? मुआशरे में रिश्तों का तकद्दुस क्यों पामाल हो रहा है? कहीं
बाप बेटे को कत्ल कर रहा है तो कहीं बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, कहीं जायदाद के तनाज़ा पर भाई के हाथों मौत की वादियों में उतर रहा है तो कहीं बहन कातला के रूप में सामने आ रही है। इन सवालात के जवाबात के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसपी जड़ावाला बिलाल सुलैरी। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर महज ज़मीन के तनाज़ा पर, पैसों के तनाज़ा पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया और साथ ही एक मासूम भतीजे को भी उसने ज़िबा कर दिया। दोहरे कत्ल की इस वारदात की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? जी, ये वाक़या ऐसा है कि 29/6 का वाक़या है 2023 का, रात 8 से 9 के दरमियान तकरीबन 8:30 बजे का, जब हमें इत्तला मिली कि मुलज़िम मोहम्मद आसिफ़ ने अपने ही भाई काशिफ़ और काशिफ़ के बेटे अब्दुल्ला को, जो 3-4 साल का था, उसने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया है। मौके पर पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, मगर मुलज़िम फ़रार हो चुका था अनफॉर्चुनेटली। जब हमने इसकी प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन की है, क्योंकि अभी तफ्तीश इब्तिदाई मराहिल में है, तो हमें ये पता चला है कि जो मकतूल है काशिफ़, उसने कुछ जानवर फ़रोख्त किए थे, उसके पैसे कुछ आए थे, वो चाहता था कि उन पैसों को किसी और तरीके से इस्तेमाल में लाए, मगर जो मुलज़िम मोहम्मद आसिफ़ है, जो उसका भाई था, वो उससे पैसे मांगता था। इसी तनाज़े की वजह से उनकी पहले भी एक आध दफ़ा झड़प हुई, मगर उनकी वालदा जो हयात है उन्होंने सुलह करवा दी। इस दिन, ईद वाले दिन, दोबारा जो है वो छुरी लेकर हमलावर हुआ और उसने अपने भाई को भी कत्ल कर दिया और साथ उसके 3-4 साल के बेटे को भी बड़ी बेदर्दी से छुरी से कत्ल बिलाल, कर दिया। इसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? कब तक समझते हैं आपके तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा? अब ये मुलज़म अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा? जी, मुलज़िम इस वक्त हमारी कस्टडी में है। हम मुलज़िम से इस वक्त तफ्तीश कर रहे हैं, इंटेरोगेशन कर रहे हैं। साथ जो उस वक्त मौके पर मौजूद लोग थे FIR के मुताबिक, उनसे भी हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं और इर्द गिर्द से भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह विदिन 1 वीक हम इस काबिल होंगे कि हम बिल्कुल चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करके बता सकेंगे कब क्या हुआ, जो माल मवेशी बेचे वो कितने थे, कितने पैसे थे, छुरी कैसी थी, किस एंगल से मारी और किस जो है इंजरी की वजह से अल्टीमेटली मर्डर हुआ। सो विल बी एबल टू आई थिंक डू इट इन 7 डेज़। अच्छा, आप समझते हैं कि दोहरे कत्ल की इस वारदात के पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो जायदाद का तनाज़ा है, ज़मीन का तनाज़ा है, या पैसों का तनाज़ा है, या कोई और वजह है? जी, फ़िलहाल हमारे सामने जो मेन वजह आ रही है वो यही पैसों का तनाज़ा है, मगर अगर हम इस पर थोड़ा सा और तवज्जो दें तो हमें ये भी पता चलता है कि छोटा भाई जो कत्ल हुआ है उसकी शादी भी हो चुकी थी, उसका बेटा भी था। बड़ा भाई जो शायद निस्बतन निकम्मा तस्वुर होता था, उसकी ना शादी हुई थी, ना उसके बच्चे थे यकीनन, और इसी तरीके से वो इस बिज़नेस में भी ज़्यादा अमल दखल नहीं रखता था। तो शायद ये एक जेलसी की वजह भी हो सकती है, बट वंस अगेन इसके लिए हम तफ्तीश मुकम्मल होने का इंतज़ार करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो वजह नाद बनी या वो कौन से मुहर्रिकात थे जो अल्टीमेटली इस मर्डर या डबल मर्डर में कल्मिनेट हुए। अच्छा बिलाल, आपने बहैसियत पुलिस ऑफिसर मुख्तलिफ़ अजला में सब किया है, ऐसे कई वाक़यात की आपने तफ्तीश भी की होगी। क्या समझते हैं किस जानिब जा रहे हैं हम? क्यों रिश्तों की हया नहीं रही? खून के हाथों खून हो रहे हैं। भाई जो कि अलामत होते हैं भाइयों के बाजू होने की, वो खुद ही अपने बाजू काट रहे हैं, खुद ही अपने भाइयों को अपने ही हाथों मौत की वादियों में धकेल रहे हैं। क्या वजूहात हैं, क्या समझते हैं आप? जी, अनफॉर्चुनेटली ये सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं और हम एज अ पुलिस अफसर सिर्फ इनकी निशानदेही कर सकते हैं। हम इस सोसाइटल प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते और कर सकते क्योंकि हमारा जो महकमा है वो ये नहीं कर सकता कि अभी लड़ाई हुई नहीं और हम उसमें जाके इंटरफेरेंस करें। ये पॉलिसी मेकिंग का काम है। हमारे यहाँ जो हमें चीज़ नज़र आ रही है ख़ास तौर पर रूरल एरियाज़ में, वो एक तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी जहालत है, दूसरा ईगो या अना का मसला, और तीसरा है अदम बर्दाश्त। जो अदम बर्दाश्त है ये भाई से भाई की जान ले रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज अभी दोबारा मैं एक मौके से होके आया हूँ जिसमें एक भाई ने 2 अपने भाइयों को पैसे के लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। तो और थोड़े से पैसे, ज़्यादा पैसे भी नहीं होते। किस जानिब जा रहे हैं? मुझे ये लग रहा है कि फ़िलहाल हम अनारकी या क्योस की जानिब जा रहे हैं। इसके लिए हमें मिन हैसुल कौम और कैसे बचा जा सकता है? हल इसका यह है कि मिन हैसुल कौम हमें कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है और मिन हैसुल अफराद हमें कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है।
हम मस्जिदें हमारा कम्युनिटी सेंटर हुआ करती थी जहाँ मसाइल हल होते थे। मस्जिदों को दोबारा आबाद करके नमाज के अलावा कम्युनिटी सेंटर बनाने की ज़रूरत है जहाँ इस किस्म के मसले मसाइल रिज़ॉल्व हो जाया करें। इसी तरीके से वालिदैन को और स्कूलों को अपनी ये ज़िम्मेदारी का एहसास करने की ज़रूरत है कि उनका काम बच्चों को सिर्फ पढ़ाना या इस काबिल नहीं बनाना कि वो पैसे कमाना शुरू कर दें, बल्कि उनकी तरबियत इस तरह से करना कि वो एक अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान और माशरे के अच्छे फ़र्द के तौर पे अपना रोल अदा कर सकें। मेरा ख़्याल है कि ये हम भूलते जा रहे हैं। तरबियत वाला जो अंसर है, जो मस्जिद में होता था, जो मदरसे में होता था, जो घर में वालदा करती थी, वो तरबियत वाला अंसर अनफॉर्चुनेटली मादूम होता जा रहा है। बातें सुनी आपने एसपी जड़ावाला डिवीज़न बिलाल सुलहरी की। उनका कहना है कि दोहरे कत्ल के इस वाक़े में मुलविस मुल्ज़म की मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है और जल्द ही तफ्तीश के अमल को मुकम्मल करके उसे करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। आपने देखी थाना सदर जड़ावाला में होने वाले दोहरे कत्ल की वारदात की ये रिपोर्ट। किस तरह जायदाद के तनाज़ा पर भाई ने ना सिर्फ अपने भाई को कत्ल किया बल्कि अपने मासूम भतीजे को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस गिरफ्तार मुल्ज़मान से कर रही है मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़म को मिलेगी उसके किए की सज़ा। यहाँ से हम चलते हैं साहिवाल के इलाका कस्सोवाल में, जहाँ पर 13 साल की मासूम बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। कातिल कोई और नहीं, मकतूला का करीबी अजीज़ था। पुलिस ने कैसे मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार मुल्ज़म ने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफात किए हैं, आइए इस हवाले से देखते हैं साहिवाल से शफ़क़त बघेला की ये रिपोर्ट। साहिवाल की तहसील चीचा वतनी के थाना कस्सोवाल की हदूद 118/12L में 13 साला आयशा फारूक नामी माँ बाप की इकलौती बेटी को ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 13 साला आयशा फारूक 2010 में लाहौर में पैदा हुई। आयशा फारूक का वालिद फारूक अहमद लाहौर में मजदूरी करता है। आयशा फारूक के घर वाले 2017 में थाना कस्सोवाल के नवाही गांव 118/12L में आबाद हुए। आयशा फारूक वालिदैन की इकलौती बेटी थी और वालिदा का वाहिद सहारा थी। आयशा फारूक बेटा बनकर वालिदा का हाथ बटाती। आयशा फारूक खुद साइकिल चलाती और वालिदा को घरेलू जरूरियात जिंदगी ला कर देती थी। चक्की से आटा पिसवाना हो, आयशा फारूक ला कर देती। आयशा फारूक घर से 2 किलोमीटर दूर अड्डा कस्सोवाल पर वाक़या कायदे आज़म हायर सेकेंडरी स्कूल में 7वीं जमात की तालिब इल्म थी। 22 जून के रोज 8 बजे के करीब आयशा फारूक के साथ एक इंतहाई अंधोनाक वाक़या पेश आया, जिसमें दरिंदा सिर्फ भेड़िए ने 13 साला आयशा फारूक को ज्यादती के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया। 22 जून के रोज सुबह 7 बजे आयशा फारूक की वालिदा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिलने वाली रकम हासिल करने के लिए इकबाल नगर चली गई और जाते हुए गाँव में रिहाइश पजीर अपनी सगी बहन को बता कर गई कि घर में मेरी बेटी अकेली है, इसका और मेरे घर का ख्याल रखिएगा। ये बात उस वक्त आयशा फारूक के खालाजाद भाई साजिद उर्फ शहजाद भी सुन रहा था, जो सुनते ही बदनीयत हो गया। आयशा अपनी हमसाई सहेलियों के साथ खेल रही थी कि थोड़ी देर बाद सालिम दरिंदा अफ्यून खाकर नशा करके अपनी खाला के घर आ गया। जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। बदकिस्मती से आयशा की सहेलियां भी ये कहकर घर चली गईं कि तुम्हारा भाई आ गया है, अब तुम अकेली नहीं हो। तो आयशा फारूक के दरिंदा सिर्फ सगे खालाजाद भाई साजिद उर्फ शहजाद ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए और आयशा को घसीट कर अंदर ले गया, जहां अपनी शैतानियत और हवस पूरी करने के लिए मासूम बच्ची को घंटों ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मासूम बच्ची को तो इल्म नहीं था ऐसे भेड़ियों का कोई रिश्ता नहीं होता और ना ही कोई एहसास होता है। बच्ची ने कहा कि ये सब कुछ मैं अपने वालिदैन को बताऊंगी। तो मुल्जिम एक दफा बाहर निकल जाने के बाद दोबारा वापस आया और 13 साला मासूम आयशा फारूक को रस्सियों से बांधकर गला दबा दिया। मेरे नाल ਜਿਹੜੀ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੇ ਖਾਲਾ ਜਾਣੇ ਸਾਜਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ।
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। केस के हवाले से SHO थाना कसोवाल उमर दराज सियाल का कहना कुछ यूं था। मोरखा 22/6/2023 को मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ड्यूटी पे मौजूद था कि वहाँ पे मौजूद औरतों ने बताया कि एक औरत को घर से कॉल आई है कि उसकी बच्ची 13 साल बच्ची जो घर में अकेली थी, उसकी डेड बॉडी घर में पड़ी और हमसायों ने उसको बतलाया। इतला मिलने पर वो औरत तो वहाँ से जा चुकी थी। तलाश करते करते दरस कॉलोनी पहुँचे तो उस घर का पता चला। उस घर में गए तो उसकी बेटी जो आयशा फ़ारूक थी, उसकी डेड बॉडी जो है ना वो घर में पड़ी थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि रेप करने के बाद उसको कत्ल किया गया है। मुकदमा दर्ज हुआ, पोस्टमार्टम करवाया गया, तफ्तीश अमल में लाई गई। तो तलाश करते करते पता चला कि ये काम उसके कज़न शहजाद उर्फ साजिद ने किया है, जो कि उसका करीबी रिश्तेदार था और उनके घर में आया था, उसने किया है। उसके बाद मुलज़म को 4 घंटों के कलील वक्त में अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद मुलज़म ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उसको पेश अदालत किया गया है, उसका DNA करवाया गया है। इंशाल्लाह कोई कानूनी लकूना जो है वो नहीं छोड़ा गया। इस वाक़े पर हर शहरी, हर दर्द दिल रखने वाला इंसान, हर माँ बाप अफसुर्दा है, लेकिन अफसुर्दा ही नहीं गुस्से में भी है। इस हवाले से इलाका मकीनों का कुछ यूँ कहना है। इस बंदे नूं निशाने इबरत बनाया जाए जी, और इत्थे जितने भी मासूम बच्चियां बच्चे ने इस चीज़ तो डरते हैं और अगे पिछे उन्होंने सहमे हुए ने। बिल्कुल साडा हुकूमत पाकिस्तान मुतालबा है जी कि सानू इस बंदे दी एक निशाने इबरत बना के दस्या जाए कि आइंदा बाद इस जगह ते कोई भी यह वाक़या न पेश आए। पुलिस कसोवाल ने इतला मिलते ही बरवक्त कार्रवाई करते हुए कातिल को 4 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया। DPO साहिवाल फैसल शहजाद भी मौका पर पहुंच गए। मजीद उन्होंने क्या कहा? जी थैंक यू वेरी मच जी बिल्कुल ये अंदोनाक वाक़या कसोवाल के गाँव में पेश आया है, जहाँ एक आयशा नाम की बच्ची थी जिसकी उम्र महज 13 साल थी। उसको एक साजिद नाम के मुलज़िम ने पहले रेप किया और फिर उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। ये साजिद नामी मुलज़िम इस मकतूला का, इस बच्ची का सगा खालाजाद भाई है, जो कि एक ड्रग एडिक्ट था। उसने नशा करने के बाद दोपहर को जब उसके वालिदैन घर में मौजूद नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में घर में दाखिल होकर इस बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया और जब उसने ये कहा कि मैं अपने वालिदैन को बताऊँगी तो उसने गला दबा के उस बच्ची का मर्डर कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या जैसे ही पेश आया हमने वहाँ रिस्पॉन्ड किया। मैं ख़ुद भी वहाँ मौके पे गया और जो वहाँ एक सेट ऑफ एविडेंस अवेलेबल था और जो विटनेसेस की स्टेटमेंट्स थी उनको सामने रखते हुए फिर हमने विदिन 4 to 5 आवर्स हमने इस मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। जिस घर का एक चिराग गुल हो गया, आज एक माँ जिसकी इकलौती बेटी उससे बिला वजह बेरहमी करके बेदर्दी से छीन ली गई, आज इसका एहसास उस माँ को है। DPO साहिवाल का कहना है कि इस मुलज़िम को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी, मगर ऐसे मुजरिम उस वक्त सज़ा नहीं पाते जब मुतासरीन रस्ते में या मंजिल के करीब पहुंचकर सुलह का बयान दे देते हैं। ऐसे मुजरमान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें बतौर पाकिस्तानी शहरी, बतौर माँ बाप रियासती इदारों का साथ देना चाहिए और ऐसे मुजरमों की बेखनी करनी चाहिए। कैमरामैन अजहर सियाल के साथ प्रोग्राम फर्द जुर्म के लिए शफकत बघेला, GNN साहिवाल। आपने देखी साहिवाल के इलाका कसोवाल में होने वाले इस खूनी जुर्म पर मबनी ये रिपोर्ट। यहाँ से हम आपको लिए चलते हैं पत्तोकी में, जहाँ पर खून सफ़ेद हो गया। जायदाद की हवस में भाई ने भाई को छुरियों के बेतरबे वार करके ज़ख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया है। इस हवाले से देखते हैं पत्तोकी से तनवीर कादरी की ये रिपोर्ट। पत्तों की सिटी में वाक़या बदर कॉलोनी में दो भाइयों उसामा और गुलाम रसूल के दरमियान गुज़िश्ता तकरीबन 2 सालों से जायदाद पर तनाज़ा चल रहा था, जिस पर दोनों भाइयों के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई और गुलाम रसूल ने तैश में आकर अपने छोटे भाई उसामा पर छुरियों के वार करके उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। बाद अज़ां ज़ख्मों की ताब न लाते हुए उसामा अस्पताल में दम तोड़ गया। गुलाम रसूल ने जायदाद की हवस में अपने भाई उसामा और उसकी बीवी और बच्चों के साथ साथ बूढ़ी माँ के सहारे को भी छीन लिया। से मारिया सुन ते लैके गंढ जी प्यो वाली ते वो मारन लगा सी ते वो भज गया। फिर इन्हें टांट तोड़िया ते टांट तोड़ा ते फिर जिहड़ी हैगी सी बंदूक उन्हें तोड़ दित्ती। उदों भी बच बचा हो गया। उदों थाने फिर लैके गया उधर ते थाने लैके कहता मैं इत्थे नहीं सैगी। उदों भी इन्हें बड़ी लड़ाई की। आंदा सी मैं तुहानूं ना किसी जी नूं नहीं छड्डना,
ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਰਾਏ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਮੈਂ ਹੱਕ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੁੜੀ ਨੇ ਛੁਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸੱਦਣ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਟ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਤੇ ਭੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁੜੀ ਉਹਦੀ ਛੁਰੀ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਸ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਬੱਚੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵੀ आया तो फिर सानू ना रिपोर्ट किसी ने दी ना कोई लाना ना देना। उसामा के कत्ल के बाद पूरे घर में कोहराम मच गया, जिस पर वो रसा हुकाम बाला से इंसाफ की दुहाइयाँ देते हुए दिखाई देते हैं। जायदाद के तनाजे की वजह तो ना गुलाम सादिक ने सामा सादिक को छुरी मार के कतल कर दिता है कि अपने भैनों को हिस्सा देंदा सी तो गुलाम सादिक देन नहीं सी देंदा। इस वजह तो सामे ने तिना भैनों को हिस्सा दिता सी तो गुलाम सादिक को ये चंगा नहीं से लगता, तो उन्हें अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ पा लिया सी, कह रहा कि मैनू ही सारा कुछ आ जाए। इस वजह तो उन्हें ना मस्जिद की जगह भी सामने मस्जिद ना ला दी थी, वो भी इन्हू आंदा सी कि मस्जिद की जगह भी मस्जिद नहीं देनी, वो भी मैं किराए खाने ने। इस वजह तो सामने उन्हें छुरी मार के उस दिन रात बुला के छुरी मार के उन्हें कत्ल कर दिता है। पुलिस ने मकतूल की बीवी की तहरीरी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। भाई ने भाई को कत्ल किया और मामला इनका जायदाद का है। तब उस वक्त एक मीटर का मसला था, पुराना मामला जायदाद का ही चल रहा है। जायदाद में ये मसला ये कहता है मैंने अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देना, और जो छोटा भाई था उसने कहा था मैंने बहनों को हिस्सा देना। इसी मामले में इनकी लड़ाई तकरीबन रोज़ ही हुआ करती थी, उस दिन बढ़ गई और इसने इसको कत्ल कर दिया। मुलज़म गुलाम रसूल का पुलिस हिरासत में अपने जुर्म का इकरार करते हुए मज़ीद कहना था, बिजली की वजह तो तड़कलामी हुई है, मीटर की वजह तो उस मीटर की वजह तो आपस लड़ाई हुई है, तो लड़ाई की वजह तो उनके छुरी लग गई है, उनकी वजह तो मौत तो उनकी वाक़या हो गई है। उसामा के वरसा ने हुकाम बाला से इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने और जल्द से जल्द मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के लिए तनवीर अहमद कादरी, GNN पत्तोकी। पत्तोकी के बाद हम आपको लिए चलते हैं सराय आलमगीर में, जहाँ पर चोर शहरियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलें चोरी करने के साथ साथ अब बिजली के ट्रांसफार्मर भी चोरी कर रहे हैं। पुलिस चोरी की इन वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। आइए इस हवाले से देखते हैं एहतशाम राठौर की ये रिपोर्ट। सराय आलमगीर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा। चोर गैंग पुलिस के शिकंजे से ताहाल बाहर। 2 माह में मुतअद्दिद मोटरसाइकिल समेत ट्रांसफार्मर और मजीद अशिया चोरी होने लगी। सराय आलमगीर में तहसील और खुसूसन थाना सिटी की हदूद में मेन बाजार के करीब मोटरसाइकिल चोरी होना मामूल बन गया। मोटरसाइकिल चोरी करने की CCTV फुटेज GNN न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में चोर को साफ चोरी करते देखा जा सकता है। शहरी ने इल्जाम आयद किया है कि मुतलका तफ्तीशी अफसर चाय पानी के नाम पर पैसे मांग रहा है। मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ। DPO गुजरात और IG पंजाब से इंसाफ फ्राहम करने की अपील कर दी। ये क्रिमिनल लोग होते हैं, ये दूसरे इलाकों से यहाँ पर आए हुए होते हैं, उनकी चेकिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती है, और ये मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, जैसे उजाड़ जगह पे पैसों के डेरे हो गए, या सब्ज़ी मंडी हो गई, या कोई ऐसी जगह हो गई जहाँ पे जो है वो आम लोगों का आना जाना जो है वो कम होता है, उनको पहचान नहीं सकते हैं। 5वें महीने की 25 तारीख को चोरी हुआ, अभी 2 महीने हो गए हैं। उसके बावजूद भी उनको सबूत भी दिए हैं, वीडियो भी और तस्वीरें भी,
उन्होंने उसके अलावा भी कहते हैं आ जाओ कल आओ, कोई कार्रवाई एक्शन नहीं ले रहे वो। दूसरी जानिब डीएसपी सराय आलमगीर ने सराय आलमगीर में मौजूद चोर और डकैत की बढ़ती वारदातों का इतराफ करते हुए कहा कि हमने 2 रुकनी चोर गैंग गिरफ्तार किया है, जल्द बाकियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सराय आलमगीर सर्कल में, सिटी में खास तौर पे और साथ वाले बड़े कस्बों में काफी देर से मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत आ रही थी, जिसके लिए डीपीओ साहब अहमद नवाज शाह ने स्पेशल हुक्म दिया और स्पेशल हदायत दी। मोटरसाइकिल चोर को स्पेशली टारगेट दिया कि इसे गिरफ्तार करें, जिसके कंप्लाइंस में मैंने भी अपनी टीम को हदायत दी और टीम के साथ दिन रात काम करके मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार किया, जिससे हमने 3 मोटरसाइकिल रिकवर किए हैं और मजीद तफ्तीश जारी है। सिटी पुलिस भी इससे इंटरोगेशन कर रही है, इंशाल्लाह मजीद मोटरसाइकिल रिकवर होंगी। तहसील सराय आलमगीर में बढ़ती हुई मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों से शहरी परेशान होकर रह चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब डीएसपी सराय आलमगीर के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ गिरफ्तारी जारी है। मज़ीद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल बरामद कर लिए जाएंगे। कैमरामैन शानी के साथ प्रोग्राम फर्द जुर्म के लिए इरशाद राठौर, GNN न्यूज़, सराय आलमगीर, जिला गुजरात। आपने देखी जुर्म की ये दास्तानें। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई कहानियों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।